हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 9th क्लास का भूगोल का आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। 9th क्लास का क्या है तो भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का यहाँ आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इस पाठ से परीक्षा में 6 अंक का जो प्रश्न होता है वह पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें से आपदा प्रबंधन में कौन कौन ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 9th के परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम इसको जानेंगे और इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेंगे, हम याद कर लेंगे। चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस 9वीं कक्षा यानी कि 9th क्लास का आपदा प्रबंधन का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न की आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है, चलिए 1 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 नंबर क्या है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है। तो इसका 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना। क्या है? आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, यह है आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक। चलिए इसमें 2 नंबर मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि मानव जनित यानी कि वह आपदा जो मानवीय गलतियों के कारण यानी कि मानव के गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से इसमें से उपाय यानी कि 2 नंबर जो प्रश्न है 2 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? 2 का सी नंबर। मतलब 2 के उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। या 2 नंबर प्रश्न के उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। 3 नंबर है आपदा में क्या देखने को मिलता है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि आपदा में क्या देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का बी नंबर। VVI प्रश्न है, बी नंबर क्या है? VVI है प्रश्न। आपदा में क्या देखने को? तो आपदा में विनाश देखने को मिलता है। जितना भी आपदा यानी प्रकृति आपदा हो या मानव जनित आपदा हो वो मनुष्य को विनाश के आड़ नहीं क्या कहते हैं, धकेलते हैं। यानी कि कोई आपदा जो होता है वो लाभदायक नहीं बल्कि सब हानिकारक ही होता है। इसलिए आपदा में क्या देखने को मिलता है? तो आपदा में विनाश ही देखने को मिलता है। चलिए 4 नंबर आपदा के लिए क्या आवश्यक है। अगला प्रश्न 4 नंबर की आपदा के लिए क्या आवश्यक इनमें से। चलिए तो ये 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रबंधन। यानी कि आपदा के लिए क्या आवश्यक है? तो आपदा के लिए प्रबंधन यानी कि उसकी व्यवस्था जरूरी है। 5 है आपदा प्रबंधन के कितने घटक। अगला प्रश्न क्या है कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक है। तो ये 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर 4। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आपदा प्रबंधन के कितने घटक है? तो आपदा प्रबंधन के 4 घटक है। ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपदा आने पर क्या जरूरी है। अगले 6 नंबर प्रश्न की आपदा आने पर क्या जरूरी है। तो ए नंबर चिकित्सा शिविर लगाना यानी कि ए नंबर। ठीक है। चलिए 6 का ए। 7 है आपदा आने पर अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी है। मतलब कि आपदा आने पर अनेक कार्य हो, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें से एक कार्य में से कौन है। तो वह है रोजगार के अवसर ढूंढना यानी कि 7 के बिना। 8 है भारत में सुनामी आपदा कब आई थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सुनामी आपदा किस वर्ष आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का ए नंबर 2004 में। 8 का क्या हो जाएगा? ए 2004। 9 नंबर वर्तमान समय में आपदाओं की सूची किससे मिलती है। अगला 9 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में आपदाओं की जो सूची है वर्तमान समय में आपदाओं की सूचना किससे मिलती है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में आपदाओं की सूचना किससे मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का डी नंबर उपग्रह से। क्या हो जाएगा? डी नंबर उपग्रह से। चलिए 10 नंबर है इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो 10 का जो आपका उत्तर हो जाएगा, एक में के का, बी में वन, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ए में के का, बी में वाराणसी, सी में दिल्ली और डी में मेरठ। चलिए इसका 10 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 10 का ए नंबर के का। 11 नंबर है हिरोशिमा किस देश में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 क्लास के हिंदी में भी
पूछ देता है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है, जापान में भी। जापान का शहर है हिरोशिमा, और हिरोशिमा पर परमाणु बम जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। चलिए 11 का प्रश्न, 11 और बी यही प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में, तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। 11 का बी। ठीक है। 12 परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया। अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है। ये जो 12 नंबर प्रश्न है, तो 12 के उत्तर आपका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा टोक्यो विश्वविद्यालय, बी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, और डी में इनमें से कोई नहीं थे। चलिए ये 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है, तो 12 के उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्या किया है, तो परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम जो प्रतीक चिन्ह था, तो उसका विकास यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। चलिए आगे 13 नंबर है पहला परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ। अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर कि पहला परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ था। तो ये जो आपका 13 नंबर प्रश्न है, 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर हो जाएगा बी 1945 में। 13 का हो जाएगा बी 1945 में। ठीक है। 14 नंबर किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न क्या है 14 नंबर कि किस देश ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले परमाणु बम का क्या किया, प्रयोग किया। तो ये जो आपका 14 नंबर हो जाएगा, 14 के हो जाएगा आपका सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया सबसे पहले, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 15 नंबर है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, तारापुर में। क्या हो जाएगा, डी नंबर, तारापुर में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा तारापुर में। समझ पा रहे हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो। चला बैठो। 16 है परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है, लेकिन तमिलनाडु में कौन से जगह स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 16 का उत्तर डी नंबर। 16 का हो जाएगा डी नंबर, कटप्पकम में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो तमिलनाडु के जगह है। 16 प्रश्न क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है, तो 16 का उत्तर है डी नंबर, कटप्पकम में। कहाँ, कटप्पकम में। ठीक है। चलिए इसके बाद में 17 नंबर, 17 है विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था। प्रश्न क्या है, पहले थोड़ा देर पहले बताया, विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर मतलब कौन से जगह पर परमाणु बम गिराया गया था, तो वो जाएगा हिरोशिमा पर। हिरोशिमा जो कहाँ पड़ता है, जापान में। चलिए 17 के उत्तर जाएगा आपका ए नंबर, कहाँ, हिरोशिमा पर। ठीक है। चलिए भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया। 18वां प्रश्न क्या है कि भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया, मतलब कौन से जगह में किया गया, तो ये 18 के उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, पोखरण में। कहाँ किया गया, सी मतलब पोखरण में। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, मतलब कौन से ईस्वी में, किस ईस्वी में भोपाल में जो रासायनिक गैस जो लीकेज रिसाव किया था वो कब हुआ था, तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1984 में। क्या हो जाएगा, ए नंबर 1984 में। ठीक है। चलिए भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो 19 का हो जाएगा ए नंबर 1984 में। चलिए इसके बाद में 20 नंबर तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि तूतीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी, तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, उल्टी होना एवं छाती में जलन।
उल्टी होना एवं छाती में जलन, जो क्या हुआ था, तो गैस रिसाव से यह बीमारी हुआ था। 21 नंबर है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा। अगला प्रश्न क्या है कि अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ा। तो ये जो आपका 21 है, इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी में। कहां हो जाएगा, दामोदर घाटी में। चलिए 22 नंबर है, जहरीले गैसों के प्रयोग से होता है, मतलब जहरीले गैसों के प्रयोग से क्या होता है, तो जहरीले गैसों के प्रयोग से त्वचा में जलन होता है। त्वचा में क्या होता है, जलन होता है। ठीक है। 23 नंबर, भोपाल त्रासदी में कितने टन गैस का रिसाव हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न, समझिए कि क्या होगा कि इसी में से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि आपदा प्रबंधन से 9th क्लास से, तो इसी में से पूछा जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि भोपाल त्रासदी में कितने टन गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में कितने टन गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका उत्तर, देश का उत्तर हो जाएगा डी नंबर 45 टन। क्या हो जाएगा, डी नंबर 45 टन। चलिए 24 नंबर है, भोपाल रासायनिक गैस रिसाव में तत्काल कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि भोपाल में जो रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, उससे तत्काल कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24 के क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 है। ठीक है, 24 का बी। 25, तूतीकोरिन में गैस रिसाव से तत्काल कितने लोग प्रभावित हुए। 25 नंबर प्रश्न के कि तूतीकोरिन में गैस रिसाव से तत्काल कितने लोग प्रभावित हुए थे, तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर इसमें, जिसमें से प्रभावित हुआ था 90 लड़कियां प्रभावित हुए थे। तो तूतीकोरिन में गैस रिसाव से तत्काल कितने लोग प्रभावित हुए थे, तो 90 लड़कियां प्रभावित हुए थे। चलिए इसके बाद में 26 नंबर, वायुमंडल में इनमें से किस गैस की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी मात्रा में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है, तो हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 26 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए खूब अच्छा से याद करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि एक से एक कंटेंट आपको पहले मिले। आगे 27 नंबर, डेंगू बीमारी का कारण क्या है। अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर, डेंगू बीमारी का कारण क्या है, तो डेंगू बीमारी का कारण है साफ पानी में पनपा मच्छर। डेंगू बीमारी के कारण क्या है, साफ पानी में जो मच्छर पनप जाता है उसे क्या होता है, डेंगू बीमारी। डेंगू बीमारी के कारण क्या है, तो साफ पानी में पनपा मच्छर। 28 नंबर, एंथ्रेक्स क्या है। अगला प्रश्न 28 नंबर वीवीआई प्रश्न है, एंथ्रेक्स क्या है। 28 नंबर जो वीवीआई प्रश्न है, एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। क्या है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। आपको याद कर लेना है, इसको एक बार नहीं 2 बार देख लेना, ताकि क्या हो जाए कि आपको एक एक प्रश्न याद हो जाए। एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। 29, भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है। तो ये 29 नंबर प्रश्न, 29 के उत्तर आपका हो जाएगा बी में 30 लाख। क्या हो जाएगा, 30 लाख। चलिए आपको क्या कर लेना है कि 9th क्लास के भूगोल का जो आपदा प्रबंधन दिया है उसको आपको खूब अच्छे से उसमें पढ़ना है। उसमें से ही ये सब ऑब्जेक्टिव दिया है, उसी में से बनाया गया है। आपको क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए 30 नंबर, रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम संगठन किस देश में है। अगला प्रश्न क्या है, रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम संगठन किस देश में है। रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम संगठन किस देश में है। तो 30 नंबर आपका जो प्रश्न है, तो 30 के उत्तर हो जाएगा सी में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सी क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चलिए 31, वैसे जीवाणु जो मानव समूह है तो विनाशकारी आपदा ला सकता है। मतलब उस जीवाणु का आपको नाम बताना है जो मानव के समूह के लिए विनाशकारी आपदा ला सकता है, तो वहां क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स, बी नंबर 31 का। 32, कालाजार की बीमारी निम्नलिखित में से किस मक्खी से फैलती है। अगले प्रश्न क्या है, समझदारी के लिए है प्रश्न, इसको याद कर लेना है। कालाजार की बीमारी निम्नलिखित में से किस मक्खी से फैलती है, यानी कि कौन सी मक्खी है जो कालाजार को जन्म देती है, यानी कि कीट के कारण पनपती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर बालू मक्खी। क्या हो जाएगा, डी नंबर बालू मक्खी। चलिए 33 नंबर, 1995 में कालाजार से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। मतलब कितना लोग की जान जा चुकी है।
सन 1995 में कालाजार से कितने लोगों की मृत्यु हुई? 33 नंबर क्वेश्चन, 33 का आपका हो जाएगा सी नंबर 25,06,000। क्या हो जाएगा? 33 का सी। सन 1995 में कालाजार से कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो कालाजार से 25,06,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कब? सन 1995 में। 34 सन 1996 में दिल्ली में डेंगू बीमारी से कितने लोग मरे? अगला प्रश्न क्या है कि सन 1996 में दिल्ली में डेंगू नामक बीमारी से कितने लोग मरे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कितना? ए नंबर 423। ठीक है, ए नंबर 423। आगे 25 समान आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि समान आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हम बता देते हैं आपको कि समान आपदाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन? प्राकृतिक आपदा में मानव निर्मित। 35 का बी। 36 तीव्र ज्वर का क्या कारण है? अगला प्रश्न क्या है कि तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो तीव्र ज्वर का कारण जीवाणु विषाणु। क्या? जीवाणु विषाणु। 1 नंबर। ठीक है, चलिए 36 नगरों में सड़क कहां से पार करनी चाहिए? अगला प्रश्न क्या है? समझने वाली प्रश्न है कि नगरों में सड़क कहां से पार करना चाहिए, यानी कि उसमें जो सड़क रहते हैं वहां पर कौन ऐसा जगह बनाया जाता है जहां से हमको सड़क पार करना चाहिए? तो उस 37 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जेब्रा का क्रॉसिंग पर। जेब्रा का क्रॉसिंग यानी कि जहां पर क्रॉसिंग बनाया जाता है वहां पर आपको क्या करना चाहिए? सड़क को पार करना चाहिए। चलिए अगला 38 नंबर, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? बहुत ही प्रश्न अच्छा है कि पर पैदल चलते समय, जिस समय हम सड़क पर पैदल चलते हैं, तो उस समय हमको क्या किस ओर चलना चाहिए? दाहिने की बाएं के बीच में। चलिए ये सब किसी को मालूम है, पढ़े उनको भी मालूम, जो नहीं पढ़े उनको भी मालूम है कि सड़क को कहाँ चलना चाहिए? बाईं तरफ। चलिए 38 का हो जाएगा। 38 का हो जाएगा क्या? सॉरी, ए नंबर नहीं, बाईं तरफ। क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा, बाईं तरफ। कहाँ चलना चाहिए? बाईं तरफ। चलिए 39 रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगला प्रश्न क्या है कि रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें तो बहुत सारे बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यानी कि जितना भी विस्फोटक पदार्थ हो, चाहे वैसे पदार्थ को उसमें नहीं ले जाना चाहिए जिससे जनजीवन की क्षति हो सके। वैसे चीज को क्या करना चाहिए? नहीं ले जाना चाहिए। तो रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जो आपका 39 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थों को नहीं ले जाना चाहिए। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थों को नहीं ले जाना चाहिए, यानी कि वह पदार्थ जो विस्फोटक हो, जिसमें आग आसानी से पकड़ लगे और उससे अधिक मात्रा में जनमाल की क्षति हो जाए, वैसे पदार्थ को नहीं ले जाना चाहिए। 40 समान आपदाओं के प्रबंधन में रुपए से अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य आपदाओं के प्रबंधन में रुपयों से अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? सामान्य आपदाओं के प्रबंधन में रुपयों से अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? तो 40 नंबर का उत्तर हो जाएगा एकाग्रता, यानी कि हम सब एक हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार की आपदाओं से हम क्या करते हैं? निपट सकते हैं। एकाग्रता यानी कि सी नंबर। 41 समान आपदाएं निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती है? अगला प्रश्न क्या 41 नंबर कि सामान्य आपदाएं निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती है? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानसिक उत्पीड़न। क्या हो जाएगा? मानसिक उत्पीड़न, बी नंबर। 43 हैजा और प्लेग किस स्तर की बीमारी है? वीवीआई प्रश्न क्या है? वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है, यह परीक्षा में आएगा। हैजा और प्लेग किस स्तर की बीमारी है? तो हैजा और प्लेग जो होते हैं बड़े स्तर की बीमारी होती है, इससे अधिक क्षति होती है। चलिए डी नंबर, हैजा और प्लेग बड़े स्तर की बीमारी है। 43 बृहद स्तरीय आपदाओं में है। अगला प्रश्न क्या है कि बृहद स्तरीय आपदाओं में है, यानी कि इनमें से कौन बृहद स्तरीय के आपदा है? तो वो होता है बी नंबर आगजनी, यानी कि यहाँ वैसा आपदा है जो एनी टाइम होते रहता है। चलिए 44 में
भारत में कितने मानव रहित रेलवे के फाटक हैं? अगला प्रश्न क्या है किताब के अनुसार कि भारत में कितने मानव रहित रेलवे के फाटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 37। क्या हो जाएगा? डी नंबर 37। चलिए 45, वायुयान दुर्घटना का निम्नलिखित में से कौन कारण प्रमुख है? अगला प्रश्न है कि वायुयान दुर्घटना का निम्नलिखित में से इनमें से यानी कि कौन प्रमुख कारण है? तो वो है कुहासा, यानी सी नंबर। ठीक है। चलिए 46, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो आपदा प्रबंधन के 3 जो प्रमुख अंग है उनमें से यह शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आपदा के बाद निश्चिंत रहना। यानी कि आपदा समाप्त हो जाए तो उस समय हम सब क्या कर निश्चित रहना चाहिए, यह बात इसमें शामिल नहीं, यानी कि निश्चित नहीं रहना चाहिए। जो भी विधि व्यवस्था कमजोरी हो, दिक्कत हो, उसको दूर करना चाहिए। चलिए 47, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित, यानी कि कौन सी ऐसी आपदा है जो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिन में निश्चित है कि उसका होना है? तो होता है क्या? आगजनी, यानी कि 47 का ए नंबर आगजनी। 48, सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है? अगला प्रश्न क्या है कि सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो 48 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। यह क्या है? इस क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है कि आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, यह इसमें शामिल नहीं है। 49, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है, यानी कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सभी को सुरक्षा देना, बी नंबर। 50, सुख दुख की दुर्घटनाओं का सामना अगला प्रश्न है, सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के लोग किस प्रकार करते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के लोग किस प्रकार करते हैं? तो इसका 50 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, मिलजुल। कितना भी प्रकार के दुख तकलीफ होता है तो समाज के कुछ ऐसे अनुभव विशेषज्ञ लोग होते हैं जो समाज के तमाम दुख और तकलीफों कष्टों को क्या करते हैं, मिलजुल कर बांट लेते हैं, किसी को भनक नहीं लगने देते हैं। ऐसे समाज के लोग होते हैं जो सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के किस प्रकार लोग करते हैं? तो मिलजुल करके एक साथ मिलजुल करके एक साथ संगठन बनाकर संस्था बनाकर के लोग उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। चलिए 51, शहरी क्षेत्रों में अगला प्रश्न क्या है कि शहरी क्षेत्रों में कैसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है? अगला प्रश्न क्या है 51 नंबर कि शहरी क्षेत्रों में कैसे परिवार की संख्या दिन पर दिन क्या होती बढ़ती जा रही है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर 1। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 परिवार की संख्या। 52, आपदा का पूर्वानुमान प्रशासन और किसे करना चाहिए? अगला प्रश्न क्या है कि आपदा का पूर्वानुमान यानी पहले ही उसके बारे में पता लगाना प्रशासन और इनमें से किसे करना चाहिए? तो समुदाय को, जो समुदाय के लोग उनको पहले करना चाहिए। 53, गर्मी ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में आगजनी कैसी आपदा है? अगला प्रश्न क्या है कि गर्मी ऋतु में आगजनी कैसी आपदा है? तो वह निश्चित आपदा है, इसलिए बी नंबर हो जाएगा 53 का बी। ठीक है। चलिए 54, अर्ध जले हुए लोगों को, जो लोग आगजनी में आधा जल गए हैं उनको अच्छे उपचार के लिए कहाँ पहुंचाना चाहिए? अर्ध जले हुए लोगों को अच्छे उपचार के लिए कहाँ पहुंचाना चाहिए? तो ये जो आपका 54 है उसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसको आपको याद करना, करेक्ट आंसर। 55, आपदा के क्षण का एक सहारा कौन है? आपदा के क्षण का एक सहारा कौन है? आपदा के क्षण मनुष्य समय के एक सबसे एक सहारा कौन है? तो वो सहारा है एक एम्बुलेंस। क्या है? एम्बुलेंस। 56, गांव के अल्पसंख्यक धर्म और जाति के क्या हो जाएगा? जाति। चलिए जाति हर सही से होगा। गांव के अल्पसंख्यक धर्म और जाति के लोगों में कैसी सद्भावना और बढ़नी चाहिए? गांव के अल्पसंख्यक यानी कि जिसकी संख्या कम हो
धर्म, अल्पसंख्यक धर्म और जाति के लोगों में कैसी सद्भावना और बढ़नी चाहिए जिसको जरूरी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर आत्मविश्वास। ठीक है, चलिए 57 ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कैसी कितने सदस्य होते हैं? ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कैसी कितने सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर 57 हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, 57 का डी नंबर। ये तो था 9th क्लास के भूगोल से आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट से 57 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या था? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, क्योंकि 9th क्लास के परीक्षा बहुत ही नजदीक है, इसमें आपको बहुत यह मदद करेगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। मिलेंगे इस वीडियो के बाद में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।